स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर दिन भर देखना शुरू कर चुके हैं आप। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई जारी है। वहीं आज लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन दिया। महाकुंभ मेले पर जवाब भी उन्होंने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सबका धन्यवाद। साथ ही कहा महाकुंभ में करोड़ों लोग आए। महाकुंभ में भारत के विराट स्वरूप को देखने को मिला। सबके प्रयास का साक्षात स्वरूप दिखा। राष्ट्रीय चेतना का विराट दर्शन हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज की जनता का विशेष धन्यवाद। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था।
बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर बेहद सख्त हैं। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को इसमें साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा है कि यह घटना पूरी तरीके से प्लानिंग हो सकती है। पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। 4 डीसीपी और कई पुलिस वाले घायल हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नागपुर पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने विधानसभा के बाहर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठन की औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर नागपुर में 2 गुटों में हुए हिंसक झड़प पर अब तमाम रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है, उपद्रवियों को चेताया है। उन्होंने कहा है जिन्होंने पुलिस समाज आम लोगों पर हमला किया उनको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा है धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्य से कुछ लोग राजनीति को धर्म की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग
2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है, वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। See, government is handling the situation very well, and why this burning, all such things, they should do it. It is not it is not that because it is BJP led, how many rights have been taken place during the Congress rule. That also they should understand. It is not this party or that party. Whoever has done wrong, government of Maharashtra is taking action on that. नागपुर की जनता को शांत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 34 पुलिस इसमें जख्मी है, 45-50 गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, 4-5 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी सभी जगह पर शांतता बनी रहे, ऐसी कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। और नागपुर में भी दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि नागपुर में हम सब लोग बचपन से रहते हैं। नागपुर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई, ऐसा करके हमारा व्यवहार चलता है। और ऐसे में कोई तो भी एक षड्यंत्र बनता है, उसके ऊपर ये ऐसी घटना होती है, तो उसकी सारी घटना का जायजा पुलिस ले रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहां दंगल करवाई है। जिस जहां कब्र है, मेरे मतदार संघ में, मैं वहां का पालक मानते हुए, वहां एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहां हो रहे, इसलिए हमारा उनका भी सपोर्ट एक तरीके से हमारे पास है। और ये जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में, लेकिन मुस्लिम औरंगजेब के साथ में नहीं है।
ये वो नहीं जानते। जिस तरह से महाराष्ट्र का सामाजिक वातावरण जो है वो खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्यवश राजनीति का जो उपयोग आजकल चल रहा है वो धर्म की तरफ लेके जाने का कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आते हैं बिल्कुल गलत है। मुझे उनको ये कहना है कि आपने देश के संविधान के प्रति रह के आपने शपथ ली है। आप किसी के प्रति ममत्व भावना नहीं रख सकते, किसी के प्रति आकस नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में सभी से मेरा कहना है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी मेरा उनसे आह्वान है। और महाराष्ट्र को जनता को मुझे कहना पड़ेगा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप महात्मा ज्योतिबा फुले और राजे शाहू महाराज और बाबा साहब के हम सब लोग अनुयायी हैं। हमें मालूम है महाराष्ट्र क्या है। हमने यही सीखा है कि हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म भाईचारा सिखाता है, हर धर्म दूसरे धर्म का जो है सम्मान करना सिखाता है। बड़ी दुखद घटना है नागपुर में जो हुआ है। वो पुलिस ने नियंत्रण तो कर लिया है, पर ऐसी बातों पर कोई सांप्रदायिक दंगे होना ये देश के लिए उचित नहीं है। महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में उचित नहीं है। सरकार ने पूरा स्थिति को नियंत्रण में लाया है और अभी स्थिति नॉर्मल है। धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो असली चेहरा है वो घटना के पीछे वो आगे लाने की उन्होंने कोशिश की। आपने देखा कि एक विशिष्ट प्रकार का जमाव एक विशिष्ट वस्ती पे जाके जो पत्थरबाजी कर रहा था, पुलिस को कुल्हाड़ी से मार रहे थे और वो लोग बाहर के थे। वो प्री प्लान ये सब दंगा फसाद करने की कोशिश थी और पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ा है। उसकी जांच होगी और उसके आखिर तक जाने की जरूरत है। वहां के लोगों का कहना है कि बाहर से लोग झुंड से आए जो वहां के नहीं थे और उसी तरह का दंगा फसाद किया है। लोगों को सरनेम देख के उनके घर पे पत्थर मारे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी है। ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए और जो इसके पीछे उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल बजट पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक एक राज्य में रिकॉर्ड बजट दिया गया है, किसी भी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके राज्यों के बजट के बारे में सदन में जानकारी दी। एक प्रयास किया गया कि तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी प्रदेश के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। एक एक स्टेट में बजट रिकॉर्ड एलोकेशन दिया गया है। आंध्र प्रदेश में जहां 886 करोड़ का बजट होता था, अब 9400 करोड़ का बजट है। जहां आसाम और नॉर्थ ईस्ट में मात्र 2000 करोड़ का बजट होता था, अब 10,400 करोड़ का बजट है। बिहार में जहां मात्र 1000 करोड़ का बजट होता था, आज 10,000 करोड़ का बजट है बिहार के लिए। माननीय अध्यक्ष, दिल्ली के लिए 100 करोड़ भी नहीं देते थे, आज 2500 करोड़ का बजट है। और अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से इसमें काम चलेगा। गुजरात के लिए 500 करोड़ का होता था, आज 17,000 करोड़ का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के लिए 300 करोड़ का बजट होता था, 3500 करोड़ का बजट है आज। हिमाचल के लिए 100 करोड़ का बजट होता था, 2500 करोड़ का बजट है आज। झारखंड के लिए मात्र 450 करोड़ बजट होता था, आज माननीय मोदी जी 7000 करोड़ का बजट दे रहे हैं झारखंड को। कर्नाटक के लिए 850 करोड़ की जगह 7500 करोड़। केरल के लिए 300 करोड़ होता था मात्र, आज केरल के लिए 3000 करोड़ का है। मध्य प्रदेश 600 करोड़ की जगह 14000 करोड़ है। महाराष्ट्र 1000 करोड़ होता था, आज 23000 करोड़ है, 23000। उड़ीसा 800 करोड़ का बजट होता था, आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी जो 225 करोड़ का बजट था, आज 5,500 करोड़ का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार बनी है,
682 माननीय मंत्री जी, जो तमिलनाडु में मात्र 800 करोड़ का बजट होता था, रुम्बा नल्ला बजट 6,626 करोड़। तो ये भेदभाव की जो आरोप लगाते हैं, वो भेदभाव का आरोप एकदम गलत है। तेलंगाना नया स्टेट बना, 5,500 करोड़ का बजट है, 5,337। उत्तराखंड मात्र 100 करोड़ का बजट होता था, 4,600 करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश मात्र 1,000 करोड़ का बजट होता था। इतने बड़े प्रदेश का आज उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित दिहुली सामूहिक नरसंहार मामले में अदालत ने 44 साल के बाद फैसला सुना दिया है। इस नरसंहार मामले में अदालत ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस हिंसा में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब अदालत ने 24 लोगों की हत्या के तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने राम सेवक कप्तान सिंह रामपाल को फांसी की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड के 17 आरोपियों में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मैनपुरी के दिहुली गांव में 1981 में जातीय हिंसा में 24 दलितों की हत्या हुई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को दोषी पाया गया। 18 मार्च 2025 को सजा की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद आज सजा सुनाई गई। हत्याकांड वाले मैटर में जो सन 81 में हुआ था, जिसमें 24 दलितों की हत्या करी गई थी, उसमें 11 तारीख को गिल्टी होल्ड किए गए थे। आज सजा के बिंदु पे सुनवाई हुई है। अभियोजन पक्ष ने उसमें मैक्सिमम सजा यानी कि फांसी की मांग करी है और जो अभियुक्त हैं राम सेवक कप्तान और रामपाल, उनके अधिवक्ताओं ने अपनी बात कही है। लेकिन चूंकि एक बड़ा नरसंहार था, तो एक सजा का भी अच्छा मैसेज जाना चाहिए, इसलिए अभियोजन पक्ष ने इसमें फांसी की मांग करी है। 17 आरोपी थे, जिसमें 13 की आरोपियों की डेथ हो गई, एक फरार घोषित है ज्ञानचंद और गिन्ना, और 3 अभियुक्त जो हैं वो राम सेवक कप्तान और रामपाल, वो इस समय जेल कस्टडी। गाजीपुर जिला जेल में अवैध पीसीओ संचालन के मामले में जेलर और डिप्टी जेलर के निलंबन की बड़ी कार्रवाई के बाद अब 10 कैदियों को गाजीपुर जिला कारागार से वाराणसी सेंट्रल जेल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। जिला कारागार में अवैध पीसीओ के संचालन का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी। तभी से धड़ाधड़ जेल अधिकारियों पर गाज गिर रही है। इस मामले में जेल डीजी के जरिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल गाजीपुर के जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को निलंबित कर दिया गया। देखिए, एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था एक विनोद गुप्ता के विरुद्ध, और उस पर मुकदमे भी कई दर्ज हैं, जो एक कोचिंग चला करके बच्चों को एक झांसे में फंसाता है नौकरी देने के। तो उस पर एक अलग से अभियोग चल रहा था, और उसी सिलसिले में कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, मैंने और एसपी साहब ने और हमारी टीम ने, कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत, और हम लोगों ने पाया कि आरोप सही थे, और जेल के अंदर से ही कुछ कैदियों की मिली भगत से एक तरह से एक अवैध पीसीओ का संचालन हो रहा था, जिससे कुछ कैदियों को बाहर के नंबरों पर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।